हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुनंदन विद्यार्थी प्रवक्ता कला एवं संगीत श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चित्रकला के कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह नोट्स आपके सिलेबस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपकी बहुत सहायता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जिस तरीके से अभी आप सभी ने नोट्स बनाए हैं उसी तरीके से इन नोट्स को भी आप लोग बना लेना। ये नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और निश्चित तौर पर आपको किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हैं आज के वो नोट्स जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि इसको देखें, पढ़ें और इसके नोट्स बनाएं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला आप हटा लोगे हेडिंग माध्यम एवं प्रविधियाँ। इन प्रविधियों के अंतर्गत आपको इन प्रश्नों को देखना है। तो पहला प्रश्न क्या है? जल रंग चित्रण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? जल रंग चित्रण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो इसका उत्तर है 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इसका आविष्कार हुआ था। दूसरा प्रमुख प्रश्न है, जल रंग चित्रण का पितामह किसे माना जाता है? यानी कि जो जल रंग है उसका पितामह किसको माना जाता है? तो पॉल सेंडबाई। तो पॉल सेंडबाई थे। यह इंग्लैंड के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे और जिन्होंने जल रंग का आविष्कार किया और उसको सर्वप्रथम अपनी कला में प्रयुक्त किया। इसलिए इनको पॉल सेंडबाई को जल रंग का पितामह माना जाता है। अगला प्रश्न है, जल रंग के लिए कैसा कागज प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि जल रंग का आप लोग समझ रहे होंगे, यानी कि वाटर कलर। वाटर कलर को लगाने के लिए जो उसका धरातल होना चाहिए, यानी कि जो कागज होना चाहिए, वह किस प्रकार का होना चाहिए? तो वह हमेशा मोटा एवं खुरदुरा होना चाहिए। अगर वह पतला होगा तो पानी को अवशोषित करने की क्षमता पतले कागज में कम होती है, और अगर चिकना होगा तो जो जल होता है वह पतला होता है और वह उस धरातल पर तेजी से फैल जाता है। इसलिए हम मोटे और खुरदरे पेपर का प्रयोग करते हैं। मोटे के इसलिए ताकि वह जल को अधिक से अधिक अवशोषित कर सके, और खुरदरा इसलिए क्योंकि वह जल के बहाव को रोक सके। इसलिए हम जल रंग में मोटा एवं खुरदरा कागज का प्रयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न है, जल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त तुलिका कौन सी है? तुलिका यानी कि ब्रश। तो सबसे उपयुक्त तुलिका सेबल ब्रश को माना जाता है। सेबल ब्रश क्या होता है? सेबल ब्रश पूर्ण रूप से प्राकृतिक और जंतुओं के बालों पर आधारित होता है। सेबल ब्रश मुख्य रूप से गिलहरी के बाल का बनाया जाता है, जो कि बहुत स्मूथ होता है ताकि बार बार पेपर पर घर्षण करने के उपरांत पेपर को कोई क्षति न पहुंचे, इसलिए सेबल ब्रश का प्रयोग किया जाता है। गिलहरी के बाल बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से पेपर में कोई क्षति नहीं पहुंचती। और इसके बालों में एक खास बात और होती है कि यह जल को अधिक से अधिक अवशोषित कर लेती है। इसलिए सबसे उपयुक्त सेबल ब्रश माना जाता है और वह गिलहरी के बालों का बना होता है। अगला प्रश्न है, जल रंग चित्रण के लिए किन पेपर का प्रयोग करते हैं? तो
तो स्टूडेंट्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जल रंग चित्रण के लिए किन पेपर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम कैंट, फैब्रियानो, सैंडर्स, कॉर्ट्रिज तथा वाट्समैन पेपर का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें एक आप देख रहे होंगे ये फैब्रियानो, जो फैब्रियानो और कॉर्ट्रिज, स्टूडेंट्स ये वो पेपर हैं जो कि करेंसी बनने में, यानी कि जो नोट होता है उस नोट को बनाने में इन पेपर्स का यूज होता है। क्योंकि फैब्रियानो और कॉर्ट्रिज पेपर, जो ये पेपर होते हैं, यह जल को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता इनके अंदर होती है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो हमारे नोट होते हैं अगर वो पानी में डूब जाते हैं तो वह शीघ्रता से गलते नहीं हैं, फटते नहीं हैं, तो उनमें इन्हीं पेपर्स का प्रयोग किया जाता है। तो वाटर कलर में भी इन्हीं फैब्रियानो और कॉर्ट्रिज पेपर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें आप जितना भी अगर पानी यूज़ करते हैं तो पेपर को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। तो स्टूडेंट इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद प्रश्न यह आता है वाट्समैन पेपर कहाँ का उत्पादन है, यानी कि वाट्समैन पेपर जो है वह कहाँ बनाया जाता है। तो ये इंग्लैंड की जे वाट्समैन कंपनी है जहाँ पर इसका उत्पादन होता है। हालांकि इसके उत्पादन को अन्य राष्ट्रों ने भी बनाने का प्रयास किया, लेकिन जो क्वालिटी, जो गुणवत्ता इंग्लैंड की जे वाट्स कंपनी ने दी वह और कोई कंट्री नहीं दे पाई। तो आज भी वाट्समैन पेपर जो है बहुत ही उपयुक्त माना जाता है और आज भी जे वाट्स कंपनी इंग्लैंड में चल रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स प्रश्न है जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए क्या करते हैं। यानी कि हाईलाइट का मतलब यहाँ पर है कि उस जगह को जो कि प्रकाश से युक्त है, प्रकाश से संपूर्ण भरी हुई है, वहाँ पर प्रकाश अधिक पड़ रहा है, तो वहाँ पर हाईलाइट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, तो वाटर कलर में हम कागज़ को श्वेत छोड़ देते हैं। यानी कि उस जगह को जहाँ पर हमें हाईलाइट दिखानी है वहाँ पर हम कलर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं और उसको वैसा का वैसा छोड़ देते हैं, तो वह वहाँ पर हाईलाइट रूप दिखाने लगता है। अब अगला प्रश्न है जल रंग में कौन सा रंग मिलाने पर पारदर्शिता खत्म हो जाती है। यानी कि जो वाटर कलर होता है, वाटर कलर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे बड़ा गुण है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि उसकी पारदर्शिता है। उसको हम कलर को हम एक कलर के ऊपर एक कलर लगाते चले जाएं तब भी हमें नीचे वाले कलर को साफ देखा जा सकता है, यानी कि वो 2D 3D जैसा इम्पैक्ट डालता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि कौन सा रंग मिलाने पर उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है वाइट कलर, यानी कि सफ़ेद कलर। अगर हम जल रंग में वाइट कलर मिला देते हैं, यानी कि जल रंग में वाटर कलर का ही वाइट कलर का यूज़ कर देते हैं, तो उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाती है और पोस्टर कलर जैसा वो हो जाता है। यानी कि अगर हम किसी एक कलर के ऊपर दूसरा कलर लगाना चाहते हैं तो अगर उसमें वाइट कलर मिला हुआ है तो फिर नीचे वाला कलर हमको दिखाई नहीं देगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों को क्या कहते हैं। यानी कि वो कलर्स जिनमें गोंद मिला रहता है। गोंद का मतलब यहाँ पर उसमें अधेसिव्स मिला होता है, इसमें ग्लू मिला रहता है, तो वो कलर्स को हम क्या कहते हैं। तो उन कलर्स को हम कहते हैं ग्वास कलर। जो हमारा टेम्परा होता है, हमारा वैक्स कलर होता है और ऑयल कलर में भी कुछ हद तक उसमें गोंद मिला रहता है, तो हम इन कलर को क्या कहते हैं, उनको हम ग्वाश कलर कहते हैं और उनमें बिल्कुल जरा सी भी ट्रांसपेरेंसी उनमें नहीं होती है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स टेक्सचर, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको हम इतना ही बताएंगे। समय मिलने पर टेक्सचर के बारे में आपको विशेष रूप से बताएंगे कि टेक्सचर होता क्या है। तो यहाँ पर अभी आपके लिए इतनी काफ़ी है। टेक्सचर किसे कहते हैं, तो टेक्सचर क्या होता है, ये एक धरातल का गुण है और यह दो प्रकार का होता है। यानी कि एक कृत्रिम, जिसके अंतर्गत कैनवस, कपड़ा, कागज़ आदि, यानी कि जो
बनावट जो हमने बनाया है, खुद से बनाया है। और दूसरा है प्राकृतिक, यानी कि लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, चट्टान आदि। तो टेक्सचर हमारा कितने प्रकार का होता है? टेक्सचर हमारा 2 प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको इस वीडियो में कुछ ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने इसके नोट्स बनाए हैं और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सिलेबस में भी हैं और आप किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें निश्चित तौर पर कला एवं संस्कृति के अंतर्गत ये प्रश्नों को आप देख सक पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।